हाँ तो दोस्तों, आज जो चैप्टर यानी न्यू चैप्टर जो शुरुआत किया जा रहा है वह भारतीय राज्य व्यवस्था का एक न्यू चैप्टर शुरुआत किया जा रहा है। नया अध्याय शुरू किया जा रहा है जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे डीपीएसपी के नाम से ज़्यादा प्रचलित है। डीपीएसपी के नाम से प्रचलित है। तो ये हमारे संविधान के भाग 4 में इसकी चर्चा किया गया। भाग 4 में इसकी चर्चा किया गया। डीपीएसपी की चर्चा हमारे संविधान के कौन से भाग में किया गया है? तो भाग 4 में चर्चा किया गया। और भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक इसकी चर्चा किया गया। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसकी चर्चा किया गया। डीपीएसपी की चर्चा किया गया, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किया गया। कहा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह 1937 ईस्वी में आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? कब लिया गया? 1937 ईस्वी में। कहाँ से लिया गया था? तो आयरलैंड से। आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड से लिया गया। 1937 ईस्वी में डीपीएसपी जो है वह लिया गया कहाँ से? आयरलैंड। और आयरलैंड भी किसी अन्य देश के संविधान के अध्ययन करने के बाद, अर्थात ये भी किसी और देश से अपने संविधान में ये जोड़ के थे, और वो देश थे स्पेन। स्पेन से मतलब भारत के राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है 1937 ईस्वी में आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। और आयरलैंड कहाँ से लिया था वो अपना संविधान में? तो वो स्पेन से लिए थे। कहाँ से लिए थे? तो वो स्पेन से लिए थे। तो हमारे राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। और आयरलैंड कहाँ से लिया? तो स्पेन से लिया गया। अब जानते हैं इसके बारे में। इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहे हैं, जानते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस तत्व की विशेषता बताया कि मूल अधिकार के साथ डीपीएसपी भी संविधान का आत्मा और दर्शन है। आत्मा और दर्शन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके बारे में क्या बताएं कि ये संविधान के आत्मा और दर्शन है। आत्मा और दर्शन है। आत्मा और दर्शन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके बारे में, डीपीएसपी के बारे में क्या बोला गया? राज्य की नीति निर्देशक के बारे में कि ये भारत के संविधान के आत्मा और दर्शन है। आत्मा और दर्शन है। इसके बारे में ग्रेनविल ऑस्टिन ने राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा कि तत्व और अधिकारों का संविधान का आत्मा है। तत्व यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है वह अधिकारों को संविधान का आत्मा है। इसे संविधान की आत्मा कहा गया। संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा बोले किसके द्वारा कहा गया था? ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में बोला गया कि संविधान का आत्मा है। क्या है? ये संविधान की आत्मा है। इसके बाद आगे राज्य की नीति निर्देशक तत्व
यह राज्य की ओर से नागरिकों को अधिकार दिया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी नागरिकों को अधिकार दिया है। राज्य की उन्नति कैसे होगा, यह भी नागरिकों का एक अधिकार देता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कहा गया कि ये भी भारत के नागरिकों को यह भी एक अधिकार ही मिला है। और अधिकार, बस मूल अधिकार से ये अंतर यही है कि इसमें बोला गया कि अगर जो ये अधिकार आपको नहीं मिलता है तो आप अदालत नहीं जा सकते, अर्थात कोर्ट इसे लागू नहीं कर सकते। यह विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिश कर सकते हैं, मांग रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए अदालत में जाके कोर्ट में लड़के इसमें यानी जीत हासिल नहीं कर सकते, यानी कोर्ट की मामला ये नहीं है। जिस प्रकार मूल अधिकार में आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जाके अगर जो मूल अधिकार का हनन होता था तो प्राप्त करते थे, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के द्वारा अगर जो मौलिक अधिकार का हनन होता था तो प्राप्त करते थे। लेकिन नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा है कि यहाँ के जो विधायिका होगा, कार्यपालिका होगा और जो प्रशासनिक विभाग जो भी होगा, उससे आप मांग कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़बरदस्ती नहीं ले सकते। अर्थात इसमें कोर्ट का कोई हाथ नहीं है, ना तो हाई कोर्ट ना तो सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई चर्चा नहीं करते। अब आगे जानते हैं और भी नीति निर्देशक तत्व की विशेषता। राज्य की नीति निर्देशक तत्व नामक उस शब्द से स्पष्ट होता है कि नीतियों और कानूनों को प्रभावी बनाते हैं या नीतियों और कानूनों को प्रभावित बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निर्देश और विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामला में राज्य के लिए सिफारिश ही केवल कर सकते हैं। इससे पहले भी यही बात बताया, इसकी विशेषता की चर्चा कर रहे हैं अलग से। यानी इसकी विशेषता में यही बोला गया कि आप मांग कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। अर्थात कोर्ट में जाके, अदालत में जाके इसके लिए अर्जी नहीं डाल सकते। यानी कोर्ट आपको नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कोई भी अधिकार को वो नहीं सुनवाई में लेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने शब्दों में कहा है कि भारत की नीति निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों के लिए जारी किया जाता था। अर्थात ये ब्रिटिश के द्वारा ये अधिकार हम सबको दिया जाता था, या वहाँ के गवर्नर जो उपनिवेश कॉलोनी थे भारत का, जिस पर यानी अंग्रेजों की सत्ता था, तो वहाँ के गवर्नर जनरल को यह अधिकार देता था कि आप ज़बरदस्ती किसी की मांग को नहीं मान सकते हैं, बल्कि आपको अच्छा लगे तो आप वो काम कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी बातों में कहे थे। दूसरी,
आधुनिक लोकतंत्र राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण है। नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये विधायिका के अंतर्गत है, न्यायपालिका के अंतर्गत है और उसके बाद कार्यपालिका के अंतर्गत है। इसमें जनता यानी नागरिक कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, बल्कि वहाँ का जो सरकार है, जिस राज्य में जो सरकार है, वो सरकार चाहेगा तो उस हिसाब से अपनी तरीका से व्यवस्था दे सकता है। आगे कहा जाता है इसका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आदर्श बनाना है, स्वतंत्रता प्रदान करना है और इसके अलावा समानता भी प्रदान करना है तथा आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, इसका मूल उद्देश्य यही था। क्योंकि ये नेता को अधिकार दिया जाता है, ये नेता को अधिकार दिया जाता है कि आप अपने अनुसार जो नीति निर्देशक तत्व में जो पावर दिया गया है उस पावर का प्रयोग कर सकते हैं। आपका इच्छा है तो कर सकते हैं, ना इच्छा है तो छोड़ भी सकते हैं। फिर अगले विशेषता के बारे में समझते हैं, क्या बोला गया है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वह प्राकृतिक रूप से गैर न्यायोचित है, अर्थात हनन होने पर न्यायालय नहीं जा सकते। अगर जो आपका नीति निर्देशक तत्व का हनन हुआ है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, बल्कि वहाँ के सरकार से आप सिफारिश कर सकते हैं। अर्थात सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार को आप जबरदस्ती नहीं कह सकते कि ये काम यहाँ पे कीजिए, वो सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 37 के अंतर्गत ये कहा गया। अनुच्छेद 36 से ये शुरू होता है, तो 36 में तो राज्य की चर्चा किया गया, नहीं राज्य की परिभाषा की चर्चा किया गया। तो राज्य की परिभाषा की चर्चा वही है जो मूल अधिकार में राज्य की परिभाषा की चर्चा था। यह राज्य के कर्तव्य है कि राज्य को कैसे चलाए, वहाँ के सरकार के ऊपर है, वहाँ के राज्य के ऊपर है। बोला गया है जब ये मामला न्यायालय जाता है किसी भी प्रकार से, अगर जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अगर कोई मामला न्यायालय जाता है तो न्यायपालिका जो भी होता है वे न्याय के रूप में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत इसकी सुनवाई ना करके मौलिक अधिकार के अंतर्गत डाल के अनुच्छेद 14 और 19 के हवाला करके ये फैसला सुनाते हैं, ये फैसला सुनाते हैं। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के हवाला कर दिया जाता है और उसके तहत अब जो मांग रखा जाता है उसको रखा जाता है। तो इस प्रकार से हमने विशेषता के बारे में समझे, यानी हमारी संविधान में जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है उसकी विशेषता की चर्चा की गई। तो मुख्य रूप से यही दो बात आता है कि यह गैर न्यायचित है, और दूसरा क्या बोला गया है कि ये जो है अगर जो यह मामला कोर्ट में जाता है तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ना रख के उसे मूल अधिकार के यानी मूल अधिकार का अनुच्छेद 14 और 19 के हवाला कर देता है, 14 या 19 के हवाला करके अपना फैसला सुनाते हैं। अब आगे देखते हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व का वर्गीकरण किया गया है।
हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसको वर्गीकृत किया गया। बोला गया है संविधान इसका वर्गीकरण नहीं किया है, संविधान में इसका वर्गीकरण का चर्चा नहीं है, लेकिन इसकी दशा और दिशा के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। दशा और दिशा के आधार पर यानी वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व का वर्गीकरण। तो बोला गया संविधान में इसकी चर्चा नहीं किया है कि इसको वर्गीकृत किया जाएगा, लेकिन इसकी दशा और दिशा को देखकर इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। इसे 3 वर्गों में बांटा गया। एक समाजवादी, समाजवादी, दूसरा गांधीवादी, गांधीवादी और तीसरा उदारवादी, उदारवादी। एक समाजवादी, दूसरा गांधीवादी और तीसरा उदारवादी। समाजवादी का मतलब क्या हुआ? जो पूरा समाज की कल्याण का बात करता हो उसे समाजवाद कहेंगे। पूरा समाज को लेकर बात करता हो उसे समाजवाद कहेंगे। और जो गांधी के विचार पर चलता हो, जो गांधी के विचार पर चलता हो उसे गांधीवादी कहेंगे। पूरा समाज को अगर जो देखकर चलेगा तो समाजवादी। अगर जो गांधी के विचार पर अगर जो चर्चा किया जाएगा, गांधी के विचार के अनुसार अगर जो राज्य के कार्य किया जाएगा, राज्य में कार्य किया जाएगा तो वो तो गांधीवादी। और उदारवादी का मतलब हो गया जो किसी खास व्यक्ति, समाज या राज्य या स्थान के बारे में चर्चा करता हो। किसी खास राज्य, व्यक्ति या स्थान के बारे में चर्चा करता हो तो उसको उदारवादी कहा गया, तो उसको उदारवादी कहा गया। तो इस प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसे कितने वर्गों में बांटा गया? तो उसे टोटल कितने वर्गों में बांटा गया है? तो टोटल 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में। अब 3 वर्गों का मतलब क्या हुआ? पहला क्या है? समाजवादी, दूसरा गांधीवादी और तीसरा उदारवादी। अब आगे समझते हैं समाजवादी सिद्धांत क्या है, इसके बारे में समझते हैं। यही हुआ समाजवादी सिद्धांत, यानी विचार के आधार पर, दिशा और दशा के आधार पर बांटा गया। तो समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। तो सबसे पहले पढ़ते हैं समाजवादी सिद्धांत क्या है। तो समाजवादी मतलब वैसी नियम कानून की चर्चा करे जिससे पूरा समाज की चर्चा हो। पूरा समाज की जब चर्चा हो तो उसे समाजवादी सिद्धांत कहेंगे। लोक कल्याण के अभिवृद्धि, यानी लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा समाज व्यवस्था की सुनिश्चित करता हो, समाज व्यवस्था को सुनिश्चित करता हो और अवसर की समता यानी अवसर की समानता करता हो, यानी वो समानता को समाप्त करता हो। तो ये कौन सी सिद्धांत हुआ? समाजवादी सिद्धांत हुआ। कौन सी सिद्धांत हुआ? समाजवादी सिद्धांत। और इसकी चर्चा जो किया गया है वह यानी अनुच्छेद 38 के अंतर्गत कहा गया। अनुच्छेद 38 के अंतर्गत कहा गया है कि यदि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा समाज की उत्थान के लिए कार्य करता हो तो वह आधुनिक यानी वो जो है वह समाजवादी सिद्धांत की
चर्चा करता है। तो वो समाजवादी सिद्धांत की चर्चा करता है। जो आर्टिकल 38 में इसकी चर्चा किया गया, किस में चर्चा किया गया? आर्टिकल 38 में। इसके अलावा समाजवादी और कहा गया है कि जो सुरक्षा प्रदान करता हो, जो सुरक्षित करता हो। अब क्या सुरक्षित करता? जीविका की साधन देता हो, यानी जीविका जीवन यापन करने का जो साधन उत्पन्न करता हो। भौतिक संसाधनों को समान रूप से सभी नागरिकों के बीच वितरण करता हो, समान रूप से नागरिकों के बीच वितरण करता हो। भौतिक संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि जो भी है, तो वो संसाधन जो है वह सभी नागरिकों को समान रूप से दिया जाता, समान रूप से बांटा जाता हो, तथा धन की स्वकेंद्रीकरण पर रोक लगाता। धन किसी खास व्यक्ति के पास जमा ना हो, इस पर ये रोक लगाते हैं। और महिलाओं और पुरुष के बीच समान वेतन की चर्चा करते हैं। महिलाओं और के बीच समान वेतन की चर्चा करते हैं। इसके अलावे स्वास्थ्य, बाल श्रम का संरक्षण प्रदान करता हो। स्वास्थ्य और बाल श्रम की संरक्षण प्रदान करता हो। तो ये आर्टिकल 39 में चर्चा किया गया। किस में चर्चा किया गया? 39 में। समाजवाद के अंतर्गत एगो आर्टिकल 38 आया, उसके बाद 39 किसके अंतर्गत आया? समाजवाद, यानी समाजवादी के अंतर्गत। समाजवादी के अंतर्गत आर्टिकल 38 और 39, आर्टिकल 38 और 39। ये जो है वह 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको जोड़ा गया है। आगे फिर देखते हैं। समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता प्राप्त करना, यानी सभी को समान न्याय मिले। और गरीब यदि वकील अपना नहीं रख पाता है तो सरकार के द्वारा बिना कोई शुल्क लिए उसे देना। ये अनुच्छेद जो है 39 का ए, यानी 39 का क में इसका चर्चा किया गया है। और ये भी 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको जोड़ा गया। आगे फिर देखते हैं। काम पाने में, शिक्षा पाने में एवं बुढ़ापा, बीमारियों के दशा में लोक सहायता पाने की अधिकार का संरक्षित करता है। इसमें बोला गया है कि मान लिया जाए बुढ़ापा में क्या, अगर जो जिसको देख रेख करने वाला नहीं है तो उसका देख रेख कौन करेगा? तो उसका देख रेख समाज करेगा, यहाँ का राज्य करेगा। तो ये सभी प्रदान किया जाता है किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। अनुच्छेद 41, यानी 39 का क भी इसी के अंतर्गत आया, समाजवाद। अगला 41 का भी चर्चा किस में किया गया? तो समाजवाद में चर्चा किया गया है। किस में चर्चा किया गया? समाजवाद में चर्चा किया गया। इसके अलावा काम की न्याय संगत मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध कराना। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि अगर काम कर रहे हैं तो सभी के लिए लगभग बराबर काम हो। उसके लिए अगर जो अन्याय किया जा रहा है तो वह न्याय संगत बनाना है, उसको न्याय संगत बनाना है। और मानव है तो उसे मानव के तरह ही कार्य कराया जाएगा, ऐसा नहीं कि उसे जानवर के तरह उससे घटाया जाएगा।
तो इसकी चर्चा जो किया गया है वह अनुच्छेद 42 में चर्चा किया गया है। किस में चर्चा किया गया? अनुच्छेद 42 में इसकी चर्चा किया गया। तो अनुच्छेद 42 भी किसके अंतर्गत आया? तो ये भी समाजवाद के अंतर्गत आया। अनुच्छेद 42 भी किसके अंतर्गत आया? समाजवाद के अंतर्गत आते हैं। अगला, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी देना। जो मजदूर लोग हैं उसे अपना जीवन यापन करने के लिए एक निर्वाह यानी जीवन यापन करने के लिए उसे मजदूरी देना और शिष्ट जीवन स्तर एवं सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करना। मतलब समाज में वह अच्छा रह सके, अच्छा से जी सके तथा वह अपना संस्कृति को बचा सके, तो वैसे उस लायक को बनाने का काम करना। तो ये हुआ अनुच्छेद 43 के अंतर्गत बोला गया। किसके अंतर्गत बोला गया? अनुच्छेद 43 के अंतर्गत इसकी चर्चा किया गया। आगे फिर देखते हैं, उद्योग के उपबंधों में कामकारों के भाग के लिए कदम उठाना। कहने का मतलब हुआ, उद्योग में अगर जो मजदूर काम कर रहे हैं तो उनके पक्ष में आके उसके लिए कोई ऐसा कौन सा काम उसको खराब लग रहा है या कौन से काम से उसको हानि हो रहा है, उस काम को सही ढंग से और सरलता बनाने का उपाय सोचना। तो ये कब कौन से अनुच्छेद में चर्चा किया गया? तो अनुच्छेद 43 का क में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 43 का क में इसकी चर्चा किया गया। और ये भी 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया। और जाते समाजवाद में क्या बोला गया? पोषक आहार और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य की सुधार करना। लोक स्वास्थ्य की सुधार करना कहने का मतलब हुआ, अगर व्यक्ति नागरिक को, देश को, राज्य को सही तरीका से चलाना है तो सबसे पहले वह पोषक आहार पदार्थ उसे उपलब्ध कराना तथा उसकी जीवन स्तर को उच्च करना, जीवन स्तर को उच्च करना तथा स्वास्थ्य व्यवस्था को तंदुरुस्त करना। ये अनुच्छेद 47 में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 47 में इसकी चर्चा किया गया है। तो ये समाजवाद की चर्चा कर रहे थे। किसकी चर्चा किए? जो समाजवादी सिद्धांत के लोग होते हैं तो वो फिर नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत क्या सोचते हैं उसके बारे में। अब जानते हैं गांधीवादी के बारे में। जानना चाहते हैं गांधीवादी। तो समाजवाद के यानी जो समाजवादी सिद्धांत है, कितने अनुच्छेद इसमें चर्चा किया गया? यानी अनुच्छेद कौन कौन सी चर्चा किया गया? तो अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, 39 का क, 41, 42, 43, 43 का और उसके बाद 47। ये समाजवाद के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? समाजवाद के अंतर्गत। और फिर आगे आप जानते हैं गांधीवादी के बारे में। गांधीवादी सिद्धांत क्या है उसके बारे में। यह सिद्धांत गांधीवादी जो है वह गांधी के विचारधारा पर आधारित है। गांधी के विचारधारा पर आधारित है। यानी गांधीवाद यानी गांधी जी हमारे राज्य के बारे में क्या सोचते थे, उनका क्या उद्देश्य था, उसकी चर्चा करते हैं। इसे गांधी जी के सपनों का साकार करने के लिए, मतलब ये गांधीवादी जो सिद्धांत थे वह गांधी जी का जो सपना थे उसे पूरा करने के लिए और कुछ विचारों को निर्देशित तत्व में शामिल किया गया है और कुछ विचारों को भी इसमें शामिल किया गया। अब इसमें गांधी जी का क्या मानना था, गांधी जी क्या सोचते थे, गांधी जी कैसा राज्य की कल्पना करते थे? तो गांधी जी का कहना था
कि जो राज्य होगा वह ग्राम पंचायत के अंतर्गत संगठन होना चाहिए। ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए, ग्राम पंचायत होना चाहिए, और उसका देख रेख के लिए लगभग जिम्मा प्रशासनिक शक्ति जो होना चाहिए वह ग्राम पंचायत के अंतर्गत होना चाहिए, ग्राम पंचायत के अंतर्गत होना चाहिए। और ये जो है वह अनुच्छेद 40 में इसकी चर्चा किया गया। तो अगला देखते हैं गांधीवादी। तो गांधीवादी के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद की चर्चा किया गया है उसके बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत गांधी जी का कहना था कि भारत एक राज्य होगा या भारत के जो भी राज्य होगा वह राज्य की उत्पन्न ग्राम पंचायत से होगा, ग्राम पंचायत से होगा, यानी धरातल लेवल से होगा। कारण कि अगर कोई दिक्कत आता है, गांव के लोगों को जब दिक्कत आता है तो वह विधायक के पास नहीं जाता है, संसद के पास नहीं जाता है, बल्कि वहाँ के बलग जो उसके परिवेश में रहे हैं उन लोगों के पास ही वह जा पाते हैं। तो इसीलिए उसकी प्रशासनिक कार्य का देख रेख की जिम्मा ग्राम पंचायत को ही देना चाहिए, ग्राम पंचायत को ही देना चाहिए। और ये आर्टिकल 40 में चर्चा किया गया। और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में, 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा मिला। संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1992 ईस्वी में इसे संविधान में शामिल कर लिया गया। और कौन सी संशोधन था? तो 73वां संशोधन। 73वां संशोधन के अंतर्गत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया कि राज्य की शक्ति जो होना चाहिए वह ग्राम लेवल से होना चाहिए, ग्राम पंचायत के लेवल से होना चाहिए। और क्या गांधी जी का सोच था? गांधी जी का कहना था कि सहकारी समिति में स्वैच्छिक रूप से गठन हो। मतलब अगर सहकारी समिति मतलब क्या हो गया? 10 लोगों मिलके, 20 लोगों मिलके एक ऐसा संगठन का तैयार करना जिससे कि वो अपना जीवन यापन शुरू करे और वहाँ के लोगों को कुछ काम उससे मिल सके, तथा लोकतांत्रिक निमंत्रण और व्यावसायिक प्रबंध का बढ़ावा देना। बोला गया है उस व्यक्ति को, मतलब ग्राम पंचायत के लेवल से जो लोकतांत्रिक तरीका से, यानी लोकतांत्रिक निमंत्रण मतलब लोगों को लोकतंत्र के यानी लोकतंत्र से जोड़ा जाए, लोगों को लोकतंत्र से जोड़ा जाए, तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना, मतलब व्यवसाय के बारे में उसे और आगे बढ़ाना, व्यवसाय के बारे में उसे और आगे बढ़ाना। और इसकी जो चर्चा किया गया है वह आर्टिकल 47 के अंतर्गत, आर्टिकल 47 के अंतर्गत किया गया। अब अगला इनका क्या सोच था? गांधी जी का क्या सोचते थे? तो गांधी जी का सोच था कि जो अनुसूचित जनजाति है या जाति है उसे समाज के कमजोर वर्गों को शैक्षणिक और आर्थिक हितों की प्रोत्साहन करना है। मतलब जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उसके लिए शिक्षा उपलब्ध कराना, और आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसे आर्थिक रूप से मदद, यानी धन की अगर जो कमी है जिसके कारण से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी उसकी सहायता प्रदान करना। और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से उसे सुरक्षा प्रदान करना है। समाज में उसके साथ अन्याय नहीं किया जाए, इसके लिए उसे सुरक्षा प्रदान करना है। और समाज में उसका शोषण नहीं किया जाए, इससे भी उसे सुरक्षा प्रदान करना है। ये अनुच्छेद 46 में कहा गया। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत इसकी
चर्चा किया गया। आगे देखते हैं और क्या बोला गया है कि राज्य को यह शक्ति दिया गया, राज्य को यह शक्ति और दिया गया। क्या शक्ति दिया गया? तब बोला गया है स्वास्थ्य के लिए जो नुकसानदायक नशीली दवाओं है, जैसे मदिरा यानी शराब जो है, ड्रग्स जो है, ड्रग्स और ड्रग की औषधियों का प्रयोजन को भिन्न उपयोगों पर प्रतिबंध लगाना। गांधी जी का कहना था कि जो भी नशीले पदार्थ है उस पे रोक लगाया जाए, उस पे रोक लगाना है, प्रतिबंध लगाना है। और इसी के तहत में बिहार में जो शराबबंदी यानी बिहार सरकार के द्वारा जो शराबबंदी है, तो यही आर्टिकल 47 के तहत ही, आर्टिकल 47 के तहत ही यानी बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी है। तो इस पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा बोला गया है गाय हो, बछड़ा हो या कोई भी दुधारू पशु हो, उसे बलि नहीं देना है, उसे काटना नहीं है। ऐसे भी तो हिंदू में गाय को माँ मानी जाती है। तो ये बोला गया है कि जो भी समाज, आगे का समाज जो भी आएगा, गांधी जी का सोच था कि आगे का समाज जो भी आएगा उसमें गाय हो, बछड़ा हो या कोई भी दुधारू पशु हो, तो उसको काटना नहीं है, उसका बलि नहीं देना है। तो ये आर्टिकल 48 के अंतर्गत कहा गया, आर्टिकल 48 के अंतर्गत ये बात कहा गया। तो ये गांधी जी का सोच था, ये गांधी जी ऐसा सोचते थे, गांधी जी का ऐसा सपना थे कि ऐसा कार्य होना चाहिए, तभी राज्य अच्छा रहेगा, राज्य की कल्याण होगा। अब आगे देखते हैं उदारवादी, उदारवादी सिद्धांत क्या था उसके बारे में समझते हैं। अगला क्या है? उदारवादी सिद्धांत। अब इसकी चर्चा करते हैं। तो उदारवादी में पहले भी बता चुके हैं कि ये जो है किसी खास व्यक्ति, समूह या राज्य या समाज के बारे में चर्चा करेंगे। ये किसी खास व्यक्ति, समाज या राज्य की चर्चा करते हैं। अब इनमें क्या सोच था, उदारवादियों का क्या सोच था, उसके बारे में जानते हैं। जो हमारे संविधान में लिया गया है, बोला गया है भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू किया जाए। अब उदारवादी के बारे में देखते हैं। उदारवादी का क्या कहना था इसके बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद जो है वह 44 के तहत, अनुच्छेद 44 के तहत बोला गया सिविल संहिता को लागू करना है। ये क्या होता है ये पहले समझते हैं। अनुच्छेद 44 कहता है, अनुच्छेद 44 होने पर क्या होगा कि सभी नागरिकों को यह अधिकार मिल जाएगा कि एक समान कानून रहे पूरा राज्य में। अगर जो भारत लेवल से है तो पूरा भारत में एक समान कानून रहेगा। और एक समान कानून रहने का मतलब है विवाह जो होगा वह एक समान तरीका से होगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, चाहे जो भी धर्म के लोग यहाँ रह रहे हैं, उससे अगर जो विवाह का प्रक्रिया है तो वह एक समान तरीका से किया जाएगा। तलाक लेना है तो उसके लिए एक ही नियम होना चाहिए। इसके अलावा विरासत में जमीन को दान करना है तो उसके लिए भी एक ही नियम होनी चाहिए। इसके अलावे अगर जो गोद लेते हैं यानी बालक की गोद लेते हैं तो उसके लिए भी एक ही नियम होनी चाहिए। तो यही बोला गया सिविल संहिता, मतलब एक समान पूरे राज्य में, पूरे भारत में या पूरे बिहार में कोई भी राज्य हो
उस राज्य में समान रूप से सिविल संहिता लागू करना। और सभी बालकों को, अगला जो इनका सोच था, उदारवादियों का सोच था कि जो बालक जो है, चाहे यानी बॉयज हो या गर्ल्स हो, कोई भी हो, 14 वर्ष तक उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। तो ये कौन से? तो आर्टिकल 45 के अंतर्गत ये कहा गया, आर्टिकल 45 के अंतर्गत बोला गया है। और इसके अलावा उदारवादियों का सोच था कि कृषि पशुपालन को आधुनिक प्रक्रिया अपनानी चाहिए, यानी वैज्ञानिक जो आधुनिक नए नए सामानों का, नए नए चीज़ों का जो खोज कर रहे हैं, उसके हिसाब से किसान को भी काम करनी चाहिए, पशुपालकों को भी काम करना चाहिए। और इसके अलावे और इनका क्या सोच था? ये जो सोच था ये आर्टिकल 48 के अंतर्गत, आर्टिकल 48 के अंतर्गत रखा गया। इसके अलावा और बोला गया, राष्ट्रीय महत्व का जो भी स्मारक है, जो भी स्मारक है, उसकी सुरक्षा राज्य करेंगे, उसकी सुरक्षा राज्य करेंगे। ये आर्टिकल 49 के तहत कहा गया, आर्टिकल 49 के तहत कहा गया। तो ये था हमारा यानी नीति निर्देशक तत्व, इसके अंतर्गत ये सभी बातों की चर्चा किया गया। और कुछ बातों की चर्चा किया गया है, जैसे कि राज्य को कहा गया है कि लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पृथक अलग अलग होने चाहिए, यानी न्यायपालिका अलग, कार्यपालिका अलग। न्यायपालिका यानी कोर्ट, और कार्यपालिका के मतलब हो गया ये हमारे जो भी थाने यानी प्रशासनिक विभाग जो भी होता है, तो उसकी चर्चा। तो दोनों के बीच पृथक होनी चाहिए। तो ये अनुच्छेद 50 के अंतर्गत बोला गया, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत बोला गया। और आगे जो है, अंतर्राष्ट्रीय विवाद चाहे जो भी हो, मैत्रिक रूप से खराब हो, कोई भी राज्य से, कोई भी देश से अगर जो हमारी मैत्रिकता खराब है, तो उसकी विवादों को हम लड़ाई के द्वारा नहीं सुलझाएंगे, बल्कि एक साथ बैठ के एक जगह जमा होके उसके बाद उस विवादों की निपटारा करेंगे, उस विवादों की निपटारा करेंगे। तो आर्टिकल 51 के तहत कहा गया, आर्टिकल 51 के तहत ये बातों को रखा गया। इसके अलावा अब आगे देखते हैं कि हमारा मूल अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व है, दोनों के बीच में तुलना क्या है, यानी अंतर क्या है, ये समझते हैं। तो अभी जो हम देख रहे थे, सबसे पहला समझते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार है जो वह नकारात्मक उत्पन्न करता है। नकारात्मक उत्पन्न करता है कैसे कह सकते हैं? तो मौलिक अधिकार जो है वह कोई खास व्यक्ति को दिया जाता है, हर एक व्यक्ति को दिया जा रहा है, मतलब एक व्यक्ति का पर्सनली मौलिक अधिकार मिला है, तो उसे राज्य उसके मौलिक अधिकार पे कुछ नहीं कर सकता है, राज्य उसके मौलिक अधिकार को कुछ नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे राज्य को प्रतिबंध लगा देता है कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। तो राज्य आगे बढ़ने में दिक्कत आ जाती है, राज्य की आगे बढ़ने में दिक्कत आ जाती है। जबकि नीति निर्देशक तत्व ये सकारात्मक मानी जाती है, क्योंकि ये इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। राज्य चाहे तो वो काम करे या राज्य चाहे तो वो काम नहीं करे। दूसरा अंतर समझते हैं, पहला क्या हो गया, नकारात्मक और सकारात्मक है। मौलिक अधिकार नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वह सकारात्मक है। कैसे है वो समझ लें। अगला जो बोला गया, दूसरा क्या बोला गया है
कि बोला गया है मौलिक अधिकार जो है वह न्यायचित है। न्यायचित कहने का मतलब क्या हो गया कि मौलिक अधिकार जो है वह न्यायालय के द्वारा लागू किया जा सकता है, लागू किया जाता है। अगर जो मौलिक अधिकार का हनन होता है तो न्यायालय उसे लागू करते हैं, जबकि दूसरी तरफ देखते हैं कि उद्देश्य यानी दूसरी तरफ देखते हैं तो हमारा नीति निर्देशक तत्व की जो उद्देश्य है ये गैर न्यायचित है। कहने का मतलब हुआ अगर जो नीति निर्देशक तत्व कार्य नहीं कर रहे हैं तो उसमें कोई जबरदस्ती नहीं किया जाएगा, उसके लिए कोई न्यायालय नहीं है, वहाँ की सरकार ही उस समय का न्यायालय है। सरकार का इच्छा तो वो काम करेगा, नहीं इच्छा है तो नहीं करेगा। जैसे कि शराब का मामला ही देख सकते हैं, बिहार में शराबबंदी है जबकि बगल की राज्यों में शराबबंदी नहीं है। तो ये अपनी अपनी राज्य अपनी अपनी सरकार जो है वो अपने ऊपर डिपेंड रखता है कि हम ये काम करें या ना करें, इस पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इसके अलावा मूल अधिकार जो है वह लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करता है। मूल अधिकार जो है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करता है। कहने का मतलब हुआ जनता का तंत्र ही है लेकिन खास जनता का हो जाता है, यानी हर एक जनता को जब अधिकार दे दिया जाए तो फिर राज्य क्या करेगा, राज्य अपना मन से क्या करेगा, तो उसकी चर्चा इसमें किया गया। और दूसरी बोला गया है कि दूसरी तरफ जब मौलिक अधिकार जब देखते हैं तो ये समाज के बारे में सोचते हैं, पूरा समाज को लेके चलते हैं और उसकी आर्थिक लोकतंत्र के बारे में सोचा जाता है, आर्थिक लोकतंत्र के बारे में सोचा जाता है। मूल अधिकार जो है वह व्यक्तिगत अधिकार की चर्चा करता है। मूल अधिकार जो है किसकी चर्चा करता है, व्यक्तिगत आधार की, यानी व्यक्तिगत कल्याण के बारे में सोचता है। खास व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, कारण कि मेरा अधिकार है, मूल अधिकार मेरा है, तो वो खास व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वह पूरा समाज को, पूरा समुदाय को कल्याण के लिए सोचता है, कल्याण के लिए सोचता है, पूरा समाज के बारे में सोचता है। और आगे देखते हैं ये जो है मूल अधिकार जो है उसे कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, यानी मूल अधिकार को कानूनी तरीका बनाया हुआ है। जबकि मौलिक यानी नीति निर्देशक तत्व जो है वह कानूनी तरीका नहीं है बल्कि राजनीतिक मान्यता है। इसके तहत पे सरकार कार्य करते हैं, सरकार का अपना इच्छा होता है तो वो काम करते हैं, सरकार का इच्छा नहीं होता है तो वो काम नहीं करते हैं। अगला, मूल अधिकार को लागू करने के लिए कोई विधान का जरूरत नहीं है, उस पर कोई बहस करने का जरूरत नहीं है, वो हमारा संविधान में ही दिया गया, वो हमारा संविधान में ही दिया गया। जबकि जब नीति निर्देशक तत्व आता है तो उसको संसद में या विधानसभा में या राज्यसभा में उसकी बैठक के जरिए उसे लागू करने की चर्चा किया जाता है, लागू करने की चर्चा किया जाता है। आगे देखते हैं, हमारा मूल अधिकार जो है वह न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि हमारा मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 यह हमें अधिकार देता है कि न्यायालय से भी हम लड़के अपना अधिकार ले सकते हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वह इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि न्यायालय उसे देगा ही तो देगा, मतलब न्यायालय में इसकी चर्चा नहीं किया जाता है। तो आज जो भी हम देखें वह राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी की चर्चा जो किया गया हमारे संविधान में उसकी चर्चा किया गया। बाकी और कुछ टॉपिक
अगले क्लास में देखेंगे। इसके ऊपर जो भी विवाद उत्पन्न हुए, इसके ऊपर विभिन्न प्रकार की जो आलोचनाएं उत्पन्न हुई है, तो उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए वीडियो पे बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद।